नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 11 है और यह एनसीईआरटी की सीरीज जो है यह पुस्तक कक्षा 11 में चलती है। विश्व इतिहास के कुछ विषय इसी चैप्टर पर आधारित इसी पुस्तक पर आधारित ही टेस्ट सीरीज है। एनसीईआरटी कक्षा 11 का विश्व इतिहास के कुछ विषय और चैप्टर का नाम है मंगोल साम्राज्य या यायावर साम्राज्य। ठीक है, जो भी लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 में कंप्लीट कोर्स होगा, इतिहास का पूरा कंप्लीट कोर्स। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, पीजीटी टीजीटी सबके लिए। ठीक है, यह कोर्स जो लॉन्च किया गया है बीपीएससी पीजीटी के लिए किया गया है। तो बिहार टीचर भर्ती पीजीटी इतिहास के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं, सीरियस हैं, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप लोग पूरी तरह से सीरियस हैं तो पूरा कंप्लीट तैयारी जो कराई जा रही है केवल 1499 में आपको कंप्लीट सीरीज आपकी तैयारी कराई जा रही है। कुछ लोग नोट्स की बात कर रहे हैं कि नोट्स मिल जाता तो काम चलता, समय कम है। तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए, फीस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, फीस में जो भी है 1499 की सीरीज है, इसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जो लोग सीरियस है, गंभीर है, वो लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को केवल नोट्स ही नहीं मिलेगा, आप लोग को 1499 वाला जो ग्रुप है उसी में ही आपको ऐड किया जाएगा और सारे फैसिलिटी आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये आपको जान लीजिए, अगर टीआरई 3 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो टीआरई 4 का इसी फीस में मैं आपका कोर्स चलाऊंगा मैं। ठीक है, टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों दोनों का इसी फीस में आप लोग का होगा, 1499 की सीरीज में। और आपको पीपीटी नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, वन लाइनर्स नोट्स भी मिलेगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। तो जो भी लोग सीरियस है, गंभीर है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 11 देखिएगा, मंगोल साम्राज्य से संबंधित सीरीज है। प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न देखिएगा, यह प्रश्न देखिएगा, मंगोल सेना के सामने आत्मसमर्पण करने वाला महान नगरों के नाम लिखिए। मतलब मंगोल साम्राज्य ने, मंगोली सेना ने कौन कौन से राज्यों को जीता था, बताइए। मंगोल सेना के सामने आत्मसमर्पण करने वाले महान नगरों के नाम बताना है। तो देखिए, कोरटार, बोखारा, समरकंद और बल्ख, जिसको मंगोलों ने जीता था। फिर गुरुगंज और मर्व को भी जीता था, और फिर निशापुर और हेरात को भी मंगोलों ने जीता था, मतलब चंगेज खान ने जीता था। और भीषण उत्पात मचाया था, भीषण रक्तपात हुआ था। मतलब उपयुक्त सभी जो है, विकल्प 4 जो है वह आपका सही है। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से कुल मिलाकर 2500 प्रश्न रहेंगे पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से धाकड़ होने वाली है। तो बीपीएससी पीजीटी के प्रति जो भी लोग गंभीर है, सीरियस है, वो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सारा नोट्स आपको मिलेगा, सारी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी और सारे लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे आप लोग को। 1499 की फीस है और इसमें टीआरई 3 का, टीआरई 4 का, टीजीटी पीजीटी जूनियर सबकी तैयारी मैं कराऊंगा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। तो जो लोग सीरियस है, गंभीर है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चीन के उत्तर पश्चिम में तियान शाह पहाड़ों को नियंत्रित करने वाले कराखिता के 1218 में हार के बाद मंगोल प्रभुत्व अमुदारिया एवं तुरान और ख्वारिज़्म राज्यों तक पहुंच गया। मतलब ईरान में, इराक में, और मतलब ईरान के जो ख्वारिज़्म का शाह था उसको हराया था चंगेज खान ने। ठीक है, ख्वारिज़्म के सुल्तान महमूद ने मंगोल दूतों को मार डालने पर चंगेज खान के क्रोध का प्रकोप महसूस किया। अच्छा, ईरान पर चंगेज खान ने आक्रमण क्यों किया? क्योंकि ईरान में राजकुमार की हत्या हो गई थी और वह मंगोल राजकुमार था। उसी के लिए उसने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया, मतलब ईरान पर आक्रमण किया और भीषण रक्तपात मचाया। 1219 और 1221 के बीच में अभियानों में कुछ महान नगर हैं, जैसे ओटार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरुगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेना के सामने समर्पण कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंगोल शासकों के बारे में सत्य है, बताना है। मंगोल खानों ने केवल बौद्ध धर्म का पालन किया, ये तो सही नहीं है। मंगोली शासकों ने ईसाई धर्म के लोगों में से प्रशासकों की भर्ती की। ठीक है, इन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत विश्वासों को सार्वजनिक नीति पर हावी नहीं होने दिया। अभी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मंगोल जो थे धार्मिक रूप से धर्मांध नहीं थे। ठीक है, उन्होंने जो भी अत्याचार किया, क्रूरता फैलाया, वो अपने नैतिक स्तर के कारण फैलाया, अपने व्यक्तिगत व्यवहार के कारण फैलाया। ठीक है, हालांकि वो धार्मिक रूप से किसी प्रकार से कट्टरता उनके अंदर नहीं थी। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत विश्वासों को सार्वजनिक नीति पर हावी नहीं होने दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है
जैसे इस्लाम के अनुसार इस्लामिक जो आक्रांता थे, आताताई और असभ्य लोग जो थे, वह कहीं भी अटैक करते थे तो वहां पर सीधे सीधे धर्म परिवर्तन की बातें करते थे। ठीक है, जो धर्म परिवर्तन नहीं करता था, जो इस्लाम नहीं कबूलता था, उसे मार डालते थे। लेकिन मंगोल जो थे वह बर्बर थे, अश्व भी थे, वह वैसे ही मारते थे, उनके अंदर कोई ऐसा कोई भावना नहीं थी उनके अंदर। ठीक है, हालांकि मंगोल खान स्वयं विभिन्न धर्मों के थे। शमन, देखिए मंगोल जो थे वह शमन थे, बौद्ध भी थे, ईसाई भी थे और अंततः इस्लाम में भी कन्वर्ट हुए थे। इन्होंने कभी भी व्यक्तिगत विश्वासों को सार्वजनिक नीति पर हावी नहीं होने दिया। मंगोल शासकों ने सभी जातियों, समूहों और धर्मों के लोगों से प्रशासकों और सशस्त्र टुकड़ियों की भर्ती की। उनकी सेना में यूरोपी भी थे, उनकी सेना में तुर्की लोग भी थे। ठीक है, ईरानी लोग भी थे उनकी सेना में। उनका एक बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक शासन था, जिसे अपने बहुलवादी संविधान से खतरा महसूस नहीं हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कुबकुर एक प्रकार का क्या है? कुबकुर क्या है? ये क्या एक कर है या एक समाज है या घोड़े की नस्ल है? मैं आपको बता दूं, ये जो कुबकुर है ना, ये आपका कर था, कर प्रणाली था, मतलब टैक्स था कुबकुर। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। संचार प्रणाली के रखरखाव के लिए मंगोल खानाबदोशों ने अपने झुंड का 10वां हिस्सा या घोड़े या पशुधन कर प्रावधान के रूप में दिया। जैसे ही जो भी लोग होते, कुबकुर जो कर था ना, या मंगोल लोग देते थे। मंगोल जो जनता होती थी वह कुबकुर नाम का टैक्स देती थी और वह 10वां हिस्सा होता था, 10%। ठीक है, दशांश देते थे। जैसे अगर किसी के पास मुद्राएं होती थी तो अपनी मुद्राओं में से दशांश देता था, या पशुधन होता था, घोड़ा, गाय, ऊंट आदि होते थे, तो उसका दशांश वह देने का प्रयास करता था। 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में वसूला जाता था, इसे कुबकुर नामक कर होता था। इसे कुबकुर कर कहा जाता है, एक कर जिसे खानाबदोशों ने स्वेच्छा से अपने कई लाभों के लिए भुगतान किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मंगोल सेना द्वारा बगदाद पर कब्जा करने से किसके अंत को चिन्हित किया गया? मतलब मंगोल सेना ने जब इराक पर हमला किया, इराक को जीता, इराक की राजधानी बगदाद को जीत लिया, तो क्या हुआ? ठीक है, किस राजवंश का अंत हो गया? जैसे ईरानी जो थे ना, ईरान का जो शाह था, उसका कब्जा इराक और तक था। तो अब न ईरान और इराक अलग हो गया है, पहले ईरान का ही राज चलता था इराक पर। ठीक है, तो मंगोली सेना द्वारा बगदाद पर कब्जा करने से किसके अंत को चिन्हित किया गया? तो मंगोली सेना ने बगदाद पर जब कब्जा किया था तो किसका अंत किया था? सशनिद राजवंश का, उमैद राजवंश का, या अब्बासी खलीफा का? तो अब्बासी खलीफा का अंत हुआ था। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। मंगोल सेना द्वारा बगदाद पर कब्जा करने से अब्बासी खलीफा का अंत हो गया। अब्बासी खलीफा खलीफा के मुस्लिम साम्राज्य के दो महान राजवंशों में से दूसरा था। ठीक है, खलीफा दो खलीफा हुए थे, मतलब देखिए मुसलमानों में 4 खलीफा हुए हैं, न्याय संगत 4 खलीफा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ठीक है, ये 4 खलीफा थे। जब हमने इस्लाम की शुरुआत और विस्तार वाला चैप्टर पढ़ाया हूँ तो खूब बढ़िया से समझाया हूँ, बताया हूँ, और पावर पॉइंट नोट्स भी आप लोग को दिया हूँ। तो इस्लाम में 4 खलीफा हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और अली के बाद कुछ 2 और खलीफा हुए, 2 खलीफाओं का राजवंश हुआ, एक उमैद राजवंश, ठीक है, जो 750 में उखाड़ फेंका गया था, दावा नामक आंदोलन चला था। और फिर अब्बासी खलीफा आए जो ईरान से शासन करते थे। ठीक है, तो उसी अब्बासी खलीफा का अंत हो गया जब मंगोलों ने ईरान पर कब्जा किया, ईरान बगदाद पर कब्जा किया था तो। ठीक है, इसने 750 ईस्वी में उमैद राजवंश को उखाड़ दिया। तो 750 ईस्वी में उमैद राजवंश का खात्मा किसने किया? अब्बासी खलीफा ने किया, अब्बासी खलीफा के राजवंश ने किया। ठीक है, और अब्बासी खलीफा का अंत किसने कर दिया? मंगोलों ने। अगला प्रश्न देखिएगा, मंगोल साम्राज्य में परिवारों के समूह द्वारा गठित महासंघ का क्या अर्थ है? मंगोल साम्राज्य में परिवारों के समूह द्वारा गठित महासंघ का क्या अर्थ है? मंगोल साम्राज्य में भिन्न भिन्न परिवार होते थे, भिन्न भिन्न कबीले होते थे। ठीक है, तो ये सभी लोग आपस में मिलकर रहा करते थे, आपस में मिलकर एक कबीला दूसरे कबीला पर लड़ाई भी करता था। तो ये सब आपस में बहुत सारे मंगोल परिवार थे, वो आपस में संघ बनाते थे, संगठन बनाते थे, यूनियन बनाते थे। तो वह यूनियन क्यों बनाते थे, वह परिसंघ क्यों बनाते थे? यह सैन्य टुकड़ी थी, उनका जो यूनियन था, या यह आपसी समर्थन या आम कार्रवाई के लिए गठबंधन था? तो यही सही है, यह आपसी समर्थन या आम कार्रवाई के लिए गठबंधन था। मंगोल साम्राज्य में जो परिवारों के समूह जो थे, परिसंघ थे, वह आपसी समर्थन एवं आम कार्रवाई के लिए एक प्रकार का गठबंधन था। ठीक है,
तो विकल्प बी जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। महासंघ का मतलब परिवारों का एक समूह, कभी कभी समृद्ध और अधिक शक्तिशाली वंशों के आसपास आक्रामक एवं रक्षात्मक उद्देश्य के लिए सहयोगी था। ठीक है, ये आक्रामक एवं किसी पर आक्रमण करने के लिए या स्वयं की रक्षा के लिए यह सभी लोग आपस में संगठन बनाकर रहते थे। ठीक है, अब हम देखिए कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देख लिया इस सीरीज में। देखिए ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन थे। ठीक है, तो दो तरह से मैं टेस्ट सीरीज कराता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन का भी और शॉर्ट क्वेश्चन का भी। तो शॉर्ट क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज देखें। प्रश्न 11 देखिए, 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पहले वाली सीरीज में देख लिया था। प्रश्न 11 देखिएगा, 1206 में चंगेज खान ने मंगोल लोगों को किस वर्ष रूप में सशक्त किया? तो 1206 में चंगेज खान ने मंगोल लोगों को किस रूप में सशक्त किया? तो मंगोल सेना को चंगेज खान ने सशक्त किया, योग्य बनाया, संगठित करने का प्रयास, मंगोलों की जो विभाजित शक्ति थी उसको संगठित करने का कार्य किसने किया था? चंगेज खान ने किया था। तो वह चंगेज खान ने मंगोल सेना को किस रूप में संगठित किया था? अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में, अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न 12, मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो हुर थे, उइगर थे या तुर्क थे? तो मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु जो थे उइगर थे, उइगर। और इनके समर्थक ही उइगर मुसलमान होते हैं, जिस पर चीन जबरदस्त हमला कर रहा है। चीन में बहुत ज्यादा विरोध होता है भाई उइगर मुसलमानों का। उइगर मुसलमान चीन में बस नाम मात्र के रह गए हैं। ठीक है, चीन ने ऐसा कर दिया है, धर्म परिवर्तन भी नहीं करवा रहा है और धर्म छोड़ने की बात भी चीन नहीं कर रहा है उइगर मुसलमानों से। वह यह कह रहा है कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते हो, तुम टोपी नहीं लगा सकते हो, तुम दाढ़ी नहीं रख सकते हो, तुम रोजा नहीं रख सकते हो, तुम अजान नहीं दे सकते हो। अरे भैया, जब सब कुछ नहीं करोगे तो मुसलमान कहाँ रहे? तो वही चीन की चाल है। तो उइगर वहां पर तो भाई किसी का मुंह नहीं खुलता है उन लोगों का। ठीक है, तो उइगुर जो थे ये मुसलमान नहीं थे उइगुर, लेकिन इनके समर्थक जो थे, मतलब कि जो भी यह उइगुर वाली प्रजाति थी वो बाद में कन्वर्ट हो गई इस्लाम में, तो वही उइगुर मुसलमान है वहां पर। तो उइगुर एक बहुत महान व्यक्ति थे। तो उइगुर को ही मंगोल जो थे सामाजिक व सांस्कृतिक गुरु मानते थे उइगुर को। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, चीनी लोग किस यायावर जाति को युंगनू कहते थे? तो किस यायावर जाति को चीनी लोग युंगनू कहते थे? क्या वो मंगोलों को कहते थे, सूची को कहते थे, हुर को कहते थे, तुर्कों को कहते थे? तो युंगनू कहते थे, यह आपका हुर को कहते थे चीनी लोग, हुर को, युंगनू। ठीक है, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, 1160 से लेकर 1170 का दशक किस प्रकार का वर्ष था? संधि संबंधों का काल, विस्तार एवं विजय का काल, दास्ता एवं संघर्ष का काल, तेमुजिन का जन्म? तो देखिए दास्ता एवं संघर्ष का काल था। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, यायावर का मतलब क्या है? आप कहेंगे भाई आप खानाबदोश बोले थे, खानाबदोश ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए घुमक्कड़ या खानाबदोश एक ही बात होते हैं। ठीक है, तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 16 देखिएगा, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1230 में, 1240 में, 1280 में या 1227 में? तो 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है, ध्यान में इसे रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, चंगेज खां का जन्म कब हुआ? चंगेज खां का जो जन्म होता है 1162 में होता है। 1162 में चंगेज खां का जन्म होता है, 1227 में मृत्यु होती है। इसका शुरुआती नाम जो रहता है तेमुजिन रहता है। ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा आप लोग चंगेज खां के बारे में। प्रश्न 18 देखिएगा, मंगोलिया कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है या एशिया महाद्वीप में है या यूरोप महाद्वीप में है? तो मंगोलिया जो है वह आपका एशिया महाद्वीप में है और विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है मंगोलिया, जो चीन के पश्चिम में है। चीन के पश्चिम में, पूर्व में है। हाँ, चीन के पश्चिम में है शायद। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाटू खान, चंगेज खान, कुबलई खान या जोची खान? तो चंगेज खान था ना, विकल्प बी जो है आपका सही है, चंगेज खान था। प्रश्न 20 देखिएगा, बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी? 1526 में, 1538 में, 1548 में और बाकी ये पता नहीं क्या लिखा है।
कुछ गलत हो गया मिस प्रिंटिंग। तो 1526 में बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी 1526 में। आप कहेंगे बाबर का जिक्र क्यों किया जा रहा है? दरअसल बाबर जो था ना, उसने बताया था कि वह माता की ओर से, अपनी माँ की तरफ से, वह चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी है। ये बातें बाबरनामा में बाबर ने कही है। ठीक है, 1526 जो है आपका सही है कि बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी 1526 में, और पानीपत का युद्ध भी 1526 में होता है, 21 अप्रैल 1526, शायद यही होगा। प्रश्न 21 देखिएगा, चंगेज खां की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? तो जोड़ लीजिए ना, रटिए, 1162 से लेकर 1227, ठीक होगा, कितना होगा? 74 साल संभवतः होगा, विकल्प डी। प्रश्न 22 देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न 22, और अपने नोट्स में मैं ये चीज़ें आप लोग को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। पावर पॉइंट वाला नोट्स जो है उसमें मैं बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ आप लोगों को। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? बारबे, बारबरोस, बारबेरियन या बारबरोस? तो बर्बर शब्द बना है बारबरोस से, विकल्प बी जो है आपका सही है, बारबरोस। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? बारबरोस। तो यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276। जिनको भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स जो है 1499 रुपये का है। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।